नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल औसत फैन में। दोस्तों, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा मिड टर्म में आ रहा है इस बार पेपर में। तो उसके जो है हम नोट्स करने जा रहे हैं, रोज़ नोट्स करने जा रहे हैं, यानी कि उस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट है, मतलब जो भी हमारे MCQ के पर्पज़ से आ सकते हैं, हम करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और दोस्तों, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम और आगे अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्र, इसमें चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप यूरोप क्या है आपको पता होना चाहिए। चैप्टर का मतलब अर्थ, तो यूरोप एक महाद्वीप है और वहाँ राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद क्या है? बेसिकली राष्ट्रवाद हमें समझना है, राष्ट्रवाद क्या है और वहाँ किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। देखिए, पहले तो चैप्टर से जो है, इस चैप्टर से घर आ जाते हैं कि मतलब कैसा चैप्टर होगा। ये हमने जब नाम देख लेते हैं, कहते हैं बहुत ही कठिन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने नाइन्थ में पढ़ा, जो आपने एट्थ में पढ़ा, तो एट्थ में तो नहीं लेकिन नाइन्थ में जो आपने पढ़ा उसमें इसमें आधा वही है। आपको बस बहुत कम पॉइंट्स है जो बाहर से बताए गए हैं। आप अगर समझना चाहें तो इसे बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। बिल्कुल आप इसको एक स्टोरी की तरह चलते हैं कि हमने नाइन्थ में जो पढ़ा, अब उसके आगे की बात है। हमने नाइन्थ में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा था, तो हमने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा था वार ये सब वारसाई की संधि, ये सब हमने वहाँ तक पढ़ी थी। अब देखते हैं उसके आगे क्या हुआ। जब फ्रांस में क्रांति हुई, उसके बाद फ्रांस के बाद और कहाँ कहाँ क्या हुआ। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो फ्रांस में क्रांति हुई, वो जो था पहला क्रांति था। वो पहले स्पष्ट अभिव्यक्ति थी क्रांति की, किसी ने राष्ट्रवाद के लिए क्रांति की थी, वो फ्रांस की थी। अब उसके बाद क्या होता है? फ्रांस के बाद जो है यूरोप जो है, यूरोप में ही फ्रांस पड़ता है। और फ्रांस के बाद जब क्रांति हुई तो उसके देखा देखी यूरोप के अन्य जो है, अन्य राष्ट्र में जो है क्या क्या होने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है राष्ट्रवाद क्या है। सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद का अर्थ दिया गया कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अब है यहाँ पे राष्ट्र। बहुत सारे लोगों को राष्ट्रवाद नहीं आता है समझ में कि राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र क्या है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम। अपने राष्ट्र यानी देश, देश को कहते हैं राष्ट्र। जो देश है, यानी अपने देश के प्रति जो देशभक्ति है, उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। यानी कुछ नहीं है, देशभक्ति को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। देश को ही हम राष्ट्र कहते हैं। तो अपनी राष्ट्र के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। अब है राष्ट्र क्या है। राष्ट्र यानी राष्ट्र का भी हमने अर्थ जाना था कि राष्ट्र का क्या होता है अर्थ? देश। तो देश होता है राष्ट्र का अर्थ। तो वही है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र क्या है। तो ये तो अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हो जाएगी। मैं अगर देश की कुछ वर्णन करना चाहूँ तो मैं अलग तरीके से देश का वर्णन कर सकता हूँ, आप अलग तरीके से कर सकते हो। लेकिन इसमें जो है एक प्रमुख व्यक्ति जिनका नाम है अर्नेस्ट रेनन, जिनका नाम क्या है? अर्नेस्ट रेनन। उन्होंने राष्ट्र के बारे में कुछ बताया नहीं, देश के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देश कैसा होता है, देश है क्या। तो उन्होंने अपने विचार रखे जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। तो ये भी आ सकता है। और आपको ये एक ध्यान रखना है कि अगर पेपर में आ गया कि अर्नेस्ट रेनन कौन थे, तो आपको पता रहना चाहिए कि जो अर्नेस्ट रेनन थे वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। और जो है ये जो है दार्शनिक का अर्थ क्या होता है कि दार्शनिक का अर्थ होता है बहुत सारी जगह पर जो घूमता है, यानी पर्यटक जो होते हैं उन्हीं को दार्शनिक कहते हैं। तो अर्नेस्ट रेनन के अनुसार जो है समान भाषा नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। उनका कहना था कि जो समान भाषा होती है, यानी कि एक जैसी भाषाएं होती है, नस्ल यानी एक जैसी जाति होती है, एक धर्म होते हैं। तो एक जैसे नस्ल, एक जैसी भाषा और एक जैसे धर्म से बने क्षेत्र को ही राष्ट्र कहा जाता है। और उन्होंने क्या कहा कि एक लंबे राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। कहते हैं कि एक राष्ट्र यानी एक देश जो है, वो बहुत ही लंबे प्रयास यानी बहुत ज़्यादा प्रयास, बहुत सारे त्याग यानी बहुत सारे बलिदान और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। और जो है निष्ठा का चरम बिंदु होता है, यानी कि जो है लास्ट पॉइंट। यानी जब बहुत सारे प्रयास होते हैं, बहुत सारे त्याग होते हैं, जब उसका बिल्कुल चरम बिंदु आ जाता है, अनंत आ जाता है, तब जाके एक राष्ट्र का निर्माण होता है, एक देश का निर्माण होता है। बहुत ही अच्छी बात है ये, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब आप बहुत ही एक तरीके से, जब आप एकदम बिल्कुल एक चरम बिंदु पे पहुंच जाते हैं, अंधकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, निरंकुश शासन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब आप विद्रोह करने उतरते हैं। वो या तो आर पार की जब आप लड़ाई में आ जाते हैं, तभी जाकर आपको
आज़ादी मिलती है, एक स्वतंत्र राष्ट्र का गठन होता है जिसको हम अपना देश कह सकते हैं, अपना राष्ट्र कह सकते हैं। अब इन्होंने आगे कहा है कि 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्ज़रलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। यानी कि आज अगर हम वर्ल्ड का मैप उठाएँ तो उसमें जर्मनी, इटली तथा स्विट्ज़रलैंड जो हमें आज जिस रूप में दिखते हैं वो 18वीं सदी में वैसे नहीं थे, उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हमें मैप में दिखता है। ये छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित थे। उस समय जो थे ये जो राज्य हैं, ये जो जैसे जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, ये इससे भी और छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली आज आज अगर आप मैप पे देखते हैं तो आज भी वो बहुत ही ऐसे भी छोटे, लेकिन उस समय जो है इन छोटे-छोटे राज्यों को भी जो बहुत सारे राज्यों में विभाजित किया गया था, जिनका एक अपना स्वतंत्र शासक था। और उन बहुत सारे जो छोटे-छोटे राज्य थे, उनका जो है अपना-अपना स्वतंत्र जो है वो शासक था, ये था। अब इसके बाद हम बहुत ही प्रमुख एक है नेपोलियन की संहिता। ये आपका जो है ये ज़रूर आएगा इससे रिलेटेड एक प्रश्न कि नेपोलियन की संहिता क्या है? 1804 में ये हुई थी। 1804 में नेपोलियन संहिता हुई थी। ए, इसको नेपोलियन संहिता जो है कब हुई थी? 1804 में हुई थी। तो इसके अनुसार क्या था? तो इसे 1804 में लागू किया गया। नेपोलियन संहिता को कब लागू किया गया था? 1804 में लागू किया था। क्या था? इनमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये जो संहिता थी, यानी ये जो संहिता हुई थी, ये जो आर्गुमेंट था, एग्रीमेंट था, तो उसमें क्या है कि इसमें तो सबसे पहले जो था, जो फ्रांस में हमने पढ़ा था पिछली 9th क्लास में कि उस समय जो था क्या चल रहा था फ्रांस में, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार चल रहा था। यानी राजा का बेटा राजा हो, कुलीन वर्ग थे उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, पादरी वर्ग थे उनको टैक्स वसूल करने का अधिकार था, टैक्स ना देने का अधिकार था। तो ये कुछ अधिकार थे, तो उसको जो है इसने ख़त्म कर दिया। नेपोलियन की जो संहिता आई, जो कानून आया, तो उसके अनुसार क्या कहा कि अब किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, सब समान होंगे। इसने क्या किया? जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को ख़त्म कर दिया। इसने न केवल न्याय के समझ समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। इसने क्या किया कि न्याय जो कानून है उसके समझ सबको बराबर माना कि जितने भी लोग हैं, चाहे वे किसी धर्म के हो, किसी नस्ल के हो, सब जो है समान है। और कानून के समझ जो है संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित कर दिया। कानून के समझ क्या किया? संपत्ति के आधार को सुरक्षित कर दिया। अब है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस क्या था? ये एक प्रमुख जो है ये घटना हुई। ये घटना कब हुई थी? ये घटना हुई थी 1815 में। आपको डेट याद रखने हैं, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आ सकता है कि वियना संधि की डेट क्या है, कब हुई थी, इसमें क्या था, इसमें हुआ क्या था, इसका जो है किसने नेतृत्व किया था, ये सब आ सकते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। वियना कांग्रेस क्या है? तो 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ, ये 1815 में जो था ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उसके प्रतिनिधित्व में यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। यानी मैं आपको समझाता हूँ कि आपको पता है कि नेपोलियन की हार कब हुई थी? नेपोलियन जो था वो जो था उसकी 1815 में उसकी हार हुई थी युद्ध में। वाटरलू का युद्ध था जिसमें उसकी हार हुई थी। और उसको किन किन देशों ने हराया था, आपको ये बहुत ही प्रमुख है, याद कर लेना है। ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया ने मिलकर जो है वो नेपोलियन को हराया था, जो कि यूरोपीय शक्तियाँ थी उस समय की, जो थी एक मजबूत राष्ट्र थे। तो इन्होंने क्या किया, जब 1815 में जब नेपोलियन को हराया, तो अब ये चारों देश जो है जो उसके क्षेत्र थे जिसमें नेपोलियन ने जीता था, फ्रांस का जो वो जब वो चांसलर, मतलब फ्रांस का जब वो चांसलर रहा, तब ये लोग जब वो हार गया तो ये लोग आए, एक साथ इकट्ठा हुए। इन्होंने मतलब एक तरह से मीटिंग की और बात की कि अब किस तरह जो है फ्रांस का संचालन हो, वहाँ किस तरह की व्यवस्था की जाए। तो ये लोग मिलकर जहाँ पे मिले थे उसका नाम क्या था? वियना। वियना एक प्रदेश का नाम है, वियना एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये मिले थे, तो उसको कहते हैं वियना संधि। आपको याद रखना चाहिए, हमने फ्रांसीसी क्रांति में वारसाई की संधि पढ़ी थी। वारसाई की संधि, वारसा भी एक जगह का नाम था, वियना भी एक जगह का नाम है।
ये कब है? 1815 में जो है यहाँ पर जो है मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग को क्या कहते हैं? कांग्रेस। इसका जो था, इसका नेतृत्व किसने किया था? इस मीटिंग का जो है पूरा जो है सेटअप किसने किया? इस मीटिंग को मतलब किसने फिक्स किया? इसका जो है देख रेख किसकी की निगरानी में हुई? तो ये था ड्यूक मैटरनिक। याद ये नाम रखना है। ये आ सकता है कि बिना संधि का जो है देख रेख किसने किया, यानी किसके नेतृत्व में हुआ ये? तो ये था ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया कौन था? जिसने प्रसा रूस और ब्रिटेन के साथ मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था ड्यूक मैटरनिक। आपको याद रखना है ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ड्यूक मैटरनिक। अब है कि नेपोलियन कौन था। अगर आप भूल गए कि नेपोलियन कौन था, कौन है, तो आपको बताएगा कि नेपोलियन था कौन। हालांकि नेपोलियन के बारे में आपने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति, जो कि मतलब 9th क्लास में पढ़ा था, लेकिन इसमें जो है विस्तार से और बताया गया है। तो नेपोलियन जो था 15 अगस्त 1769 एक महान सम्राट था। नेपोलियन क्या था? इसका जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 में हुआ था। तो एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। ये एक महान सम्राट था और जिसने अपने काम से, अपने व्यक्तित्व से, यानी ये इतना ही मतलब फेमस हो गया अपने व्यक्तित्व से, अपने विचारों से, इसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। इसके विचारों से पूरा यूरोप प्रभावित हुआ, इसके कार्यों से पूरा यूरोप प्रभावित हुआ। अब बताया गया है कि अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही ये सेनापति बन गया। मतलब कि आप ये इसकी योग्यता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये 24 वर्ष का था तभी वो सेनापति बन गया। देखिए, सेनापति और सेना में बहुत अलग है। सेना बन सकते हो आप किसी भी 24 साल की वर्ष की उम्र में जो है सेना बनना आम बात है, लेकिन सेनापति किसी भी झुंड का कमांडर बनना, उसके लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए, जो कि इसके पास थी। तो इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नेपोलियन कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति था। अब है उसने कई युद्ध में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई। जब वो सेना बना तो उसने कई युद्ध लड़े। सेना का मुख्य कार्य क्या होता है? युद्ध लड़ना। तो उसके नेतृत्व में जो है बहुत सारे युद्ध लड़े गए और वहाँ जो है फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई, और इसके नेतृत्व में जो है फ्रांसीसी सेना जीती और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। और जब ये युद्धों में जीता तो इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी फिर उसने जो है अपने जो है पीछे नहीं देखा, यानी उसका जो इतिहास था उसने उसको नहीं देखा। वो फिर अपने जो है धुन में आगे बढ़ता गया और फ्रांस का शासक बन गया। और इस तरह से उसकी जो है यहाँ से जो है उसका स्टार्ट हुआ दौर और वो फ्रांस का शासक बन गया, फ्रांस का चांसलर बन गया। उदारवाद। अब हम पढ़ेंगे एक और महत्वपूर्ण शब्द है उदारवाद, जो कि इस चैप्टर में बहुत बार रिपीट हुआ। उदारवाद, उदारवाद क्या है? यानी लिबरलिज्म, यानी लिबरलिज्म शब्द लातिनी भाषा का मूल शब्द है। अब ये उदारवाद जो है, ये इसके बारे में पढ़ते हो तो उदारवाद जो है वो लातिनी भाषा, आपको याद रखना है। अगर आपको ऐसे पूछ सकता है कि उदारवाद किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का मूल है, तो उदारवाद जो है वो लातिनी भाषा का मूल है। कौन से भाषा का मूल है? लातिनी भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है। लातिनी भाषा के मूल शब्द लीवर पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या होता है? यानी उदार का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता। जिसका अर्थ क्या है? स्वतंत्रता या आज़ादी भी कह सकते हैं इसको। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था। अब जो नए मध्यम वर्ग थे, यानी उदारवाद किसको कहा जाता था? उदारवादी संगठन किसको कहा गया था? जो नया मध्यम वर्ग था उसी को उदारवादी संगठन कहा गया था। तो उसके लिए इसका अर्थ था, उदारवादी के लिए, नए मध्यम के लिए उस वाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समझ समानता। उसके लिए जो है उदारवादी का अर्थ क्या था? कि हर एक व्यक्ति के लिए समानता हो और आज़ादी और कानून के समझ समानता हो। अब है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी क्या था? तो एक ऐसी राजनीतिक दर्शन, रूढ़िवादी जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है कि एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। यानी एक ऐसा राजनीतिक दर्शन, यानी एक ऐसी स्थिति जो कि परंपरागत स्थापित संस्थानों, यानी जो पहले से चले आ रहे संस्थान हैं, जो पहले से चले आ रहे कानून हैं, जो पहले से चले आ रहे रिवाज हैं, उस पे जो ये बल देता है। रूढ़िवादी का मेन फोकस क्या था? कि जो हमारी संस्कृति पहले से चलती आ रही है, जो हमारा इतिहास है, वो ऐसे ही बरकरार रहे। जो भी हमारी पुरानी रूढ़ी सभ्यताएँ हैं, वो जो है वो ऐसे ही बरकरार रहे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। और जो इनका और भी मैं मतलब बताता हूँ अपनी मर्ज़ी से, कि इनका जो
ये भी चाहते थे कि विकास हो, लेकिन इनका क्या कहना था कि विकास की प्रक्रिया धीमी हो, यानी विकास जो है धीरे धीरे हो, अचानक से हमारी जो है वो संस्कृति को बिल्कुल ना भुला दिया जाए, उसको धीरे धीरे जो है विकास को किया जाए और हमारी संस्कृति को भी नज़रअंदाज ना किया जा सके। तो ये था रूढ़िवादी का कहना। अब है कुलीनबर्ग। कुलीनबर्ग कौन था? तो कुलीनबर्ग ये ज़मीन के मालिक थे। बेसिकली कुलीनबर्ग क्या थे? ज़मीन के मालिक। जो ज़मीन के मालिक थे, यानी जो हमारे यहाँ जिनको ज़मींदार कह सकते हो आप, तो वहाँ क्या था, फ्रांस में इसको क्या कहता था? कुलीनबर्ग, यानी एक जात थी। कुलीन एक वर्ग था जो कि बहुत ही रिचेस्ट वर्ग था, वहाँ का अमीर वर्ग था। ये जो थे ज़मीनों के मालिक थे, इनको जो है कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे जन्म से ही। आपने अभी पढ़ा था कि जन्म से पर आधारित विशेषाधिकार को किसने हटाया था? याद कीजिए, मैंने अभी आपको बताया था। बिल्कुल बिल्कुल, नेपोलियन ने हटाया था। कब? 1804 में जब उसकी नेपोलियन संहिता आई थी, तो सबसे पहले उसने क्या किया कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को ख़त्म कर दिया। जैसे कि हम अभी कुलीनबर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुलीनबर्ग के पास जो था जन्म पर आधारित विशेषाधिकार थे, यानी उसको जो है कर नहीं देना पड़ता था किसी को, और उसके पास जो है सारी ज़मीन के मालिक यही थे। ये ज़मीन के मालिक थे। यह यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था, और इसके बारे में इसकी आप शक्ति का अंदाज़ा तभी लगा सकते हैं कि ये पूरे यूरोप महाद्वीप, इतना बड़ा यूरोप महाद्वीप है, उसका ये जो था सबसे शक्तिशाली वर्ग था। कौन था? कुलीनबर्ग। अब है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या है? नाम से आप देखिए इतिहास के ऐसे बहुत सारे, इतिहास, ज्योग्राफी, आर्थिक और इकोनॉमी, यानी एसएसटी में ना बहुत सारे ऐसे है ना वाक्य जिनके आप नाम से ही पता कर लेंगे। निरंकुशवाद, तो देखिए निरंकुशवाद क्या है? निरंकुश, निरंकुश शब्द क्या है? जिसपे कोई अंकुश ना हो। निरंकुश नाम से ही आपको पता चल रहा है निरंकुश बाद। बाद क्या है? बाद किसी भी शब्द के पीछे अगर बाद लगा दिया जाता है तो ये वो एक विचार बन जाती है। किसी भी शब्द के पीछे जब बाद लगा दिया जाता है तो क्या वो एक विचार बन जाती है। वही निरंकुशवाद की अगर बात करें तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश न हो। यानी निरंकुशवाद क्या है कि एक ऐसा सरकार हो, ऐसी व्यवस्था हो जिसकी जो है सत्ता पर जो है कोई अंकुश ना हो, यानी उसको कोई रोक टोक करने वाला ना हो, यानी वो अपने मन से फैसले ले सके, अपने मन से कुछ भी कर सके और उसको कोई ना रोके, तो उसको क्या कहेंगे? निरंकुशवाद कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? निरंकुशवाद। अब है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या है? तो एक प्रत्यक्ष मतदान। जनमत संग्रह क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। देखिए इसके भी जो है, देखिए जो ऊपर जनमत संग्रह जो इसका हेड है, हेडलाइन है, उससे हमें पता चल रहा है जनमत। जन क्या होता है? लोग। मत क्या होता है? वोट। संग्रह यानी उसको एकत्रित करना। तो जनमत संग्रह यानी लोगों द्वारा वोटों का एकत्रित करना। तो ये क्या है? जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है, यानी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी सामने से, खुले रूप से एक मतदान है जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यानी अगर किसी क्षेत्र में बहुत ही जो है अभी तनाव चल रहा है, सरकार कोई बिल पास करना चाहती है लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में है, तो मेन रूप से वहाँ शासन लोकतंत्र में किसकी होती है? जनता की होती है। तो वहाँ सरकार किसके लिए बिल पास करेगी? सरकार जनता के लिए करेगी, जनता की भलाई के लिए करेगी। तो वो ना मतलब एक ऐसा करती है, जैसे वोट के माध्यम से सरकार चुनते हैं तो उसी प्रकार से एक कैंपेन चलाती है, और उसमें जो है जो लोग मतलब है जो अपने विचार दे सकते हैं, सभी लोगों से पूछा जाता है, सभी लोग जो है वोट करते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से लोग बताते हैं। तो यही है जनमत संग्रह। अब है यूटोपिया। यूटोपिया जो है ये भी बहुत ही, इसमें जो है सारे इम्पोर्टेंट ही है, मैं बोलता ही रहता हूँ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, लेकिन सारे इम्पोर्टेंट है। यूटोपिया क्या है? कल्पना दर्श। देखिए यूटोपिया से आपको नहीं आया समझ में, लेकिन देखिए कल्पना दर्श यानी कल्पना दर्श, कुछ दर्श। देखिए कल्पना जोड़ आदर्श। आदर्श क्या होता है? किसी अगर शब्द के लिए इस्तेमाल करें, आदर्श जो बहुत ही पूरी तरीके से जो है अच्छी हो, उसमें जो है बिल्कुल एक तरह से जो है कंप्लीटली कुछ भी काम करे तो बिल्कुल आदर्श हो उसमें, यानी मैं इसमें बहुत ही आदर्श हूँ, मैं बहुत ही आदर्श बच्चा हूँ। तो इस तरीके से हम आदर्श की कर सकते हैं। कल्पनादर्श यानी कुछ अच्छे की कल्पना करना, तो एक तरह से यही होगा। तो आपको थोड़ी बहुत अपने मन से लगानी होगी और कुछ आपको याद रहनी चाहिए, कुछ क्या आपको याद रहनी चाहिए। अब है कल्पनादर्श यानी यूटोपिया क्या है?
तो यूटोपिया क्या था, एक ऐसे समाज की कल्पना। यूटोपिया जो था, यूटोपिया एक विचारधारा थी। यूटोपिया क्या है, याद आपको ये रखना कि यूटोपिया एक विचारधारा थी। इस विचारधारा में क्या था, तो इस विचारधारा में था कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना अच्छा हो, यानी जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो। यानी यूटोपिया जो विचारधारा थी उसके अनुसार जो थी, एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते थे लोग जो कि इतना आदर्श हो, इतना अच्छा हो, जो कि हो ही ना सके, जो कि असंभव के समान है, लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। यानी ऐसे कल आप कल्पना कर सकते हैं कि बिल्कुल भारत जो देश है वहाँ पर जो है लोग सड़कों पे कचरा ना फैलाएंगे, रेड लाइट को नहीं तोड़ेंगे, ट्रेन आती है, ट्रेन आते समय जो है रेल फाटक में खुदसे ही रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक ऐसे समाज की कल्पना जिसका कि जो कि असंभव सा हमें लगता है, तो उसी को यूटोपिया कहते हैं। अब ये रूमानीवाद एक और है। रूमानीवाद क्या है, तो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन। रूमानीवाद भी क्या है, वाद, देखिए इसके पीछे क्या लगा है, वाद। वाद लगा यानी एक विचार ही होगा, एक विचार होगा कोई। तो इसमें क्या है, एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। मैंने क्या कहा, विचार है ये भी एक राष्ट्रीय भावना है, राष्ट्रीय भावना है। रूमानीवाद क्या है, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो किसी खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है, उसको क्या कहते हैं, रूमानीवाद कहते हैं। अब है नारीवाद स्त्री। नारीवाद स्त्री, नारीवादी स्त्री क्या है कि ये है पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों के हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। यानी जो है, जिस तरह से जो है समाज में पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच है समाज में, उसी प्रकार जो है समाज में जो है महिलाओं के प्रति भी उसी प्रकार की सोच हो, यानी बराबर हो, महिलाओं के प्रति भी समानता हो, आर्थिक एवं जो है राजनीतिक समानता हो। तो इस प्रकार की सोचों को जो है लोगों को अनुभव कराना, कि लोगों को एक तरीके से जो है रिवीजन, यानी लोगों को प्रतीत कराना कि हमें महिलाओं को भी ऐसा मिलना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, नारीवाद कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, नारीवाद। नारीवाद यानी महिला। अब है जूंकर्स। जूंकर्स क्या है कि प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी। जूंकर्स क्या है, जूंकर्स एक है प्रसा की सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। यानी जूंकर्स क्या है, प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी है, प्रसा की एक जात है जिसमें कि बहुत बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, उनको क्या कहते हैं, जूंकर्स। जैसे हमने अभी कुलीनबर्ग के बारे में पढ़ा, जो कि फ्रांस का एक बहुत ही रिच समूह है, बहुत ही जो है शक्तिशाली समूह है, तो उसको क्या कहते थे, कुलीनबर्ग। उसी प्रकार जो है प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े जमींदार शामिल थे, उनको क्या कहा जाता था, जूंकर्स। बिल्कुल आपको ये सब याद कर लेने हैं। अब है आगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद चेतना की शुरुआत फ्रांस से हुई। यूरोप में राष्ट्रवाद यानी सबसे पहले हमको बिल्कुल अच्छे से समझाया गया यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद कहाँ से फैली, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद आपने अभी पढ़ा था, देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम। यूरोप में राष्ट्रवाद कहाँ से फैली, तो यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से हुई। यानी जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो उसी को देखा देखी यूरोप में भी जो है वो राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत हुई। वहाँ के लोग भी जो है वो राष्ट्रवाद को जो है अपनाने लगे, उनके मन में भी जो है देशभक्ति जैसी भावनाएं उत्पन्न हुई। ये कैसे हुई, फ्रांसीसी क्रांति के बाद। यही है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम पढ़ते हैं। जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति थी। जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ये तो बिल्कुल जो है ना, ये क्वेश्चन तो आना लगभग तय है कि आप आपसे इसका ऐसे पूछ लेगा कि जो है राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कौन सा था। आपको 4 ऑप्शन दे सकता है या फिर हो सके ऑप्शन भी ना दे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति। सबसे पहले जो है राष्ट्रवाद जो है, सबसे पहले देश के प्रति भक्ति का जो है सबसे पहला कौन सा आंदोलन हुआ था, वही फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। स्पष्ट अभिव्यक्ति यानी ऐसे तो इसके पहले भी बहुत सारे जो है, अब देखिए आपको एक सिंपल सा भी उदाहरण दे देता हूँ कि फ्रांस के पहले अमेरिका आज़ाद हो गया था, तो यानी आज़ाद वो भी किसी के गुलाम में था, आज़ाद हुआ यानी उसके अंदर भी देश के लिए भक्ति हो सकती है, ऐसे हुआ होगा, लेकिन नहीं, वहाँ किसी और प्रकार से उसको आज़ादी मिली। वहाँ के लोगों के अंदर जो थी राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी,
वहाँ की परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई कि लोगों को जो है खुद पे खुद वो जो है जो शासन करने वाले लोग हैं वो खुद ही कमज़ोर पड़ गए और इसके बीच में जो है लोगों को आज़ादी मिल गई वहाँ। लेकिन यूरोप में जो है ऐसा नहीं था, फ्रांस में जो है ऐसा नहीं था। वहाँ जो है बहुत ही जो है शासन जो है वो बहुत ही मजबूत हाथों में था, बहुत ही निरंकुशवाद शासन था। लेकिन फिर भी लोगों ने जो है उसको राजगद्दी से हटने के पे विवश कर दिया। तो ये थी फ्रांस की। तो वहाँ जो है राष्ट्रवाद यानी देशभक्ति का एक उदाहरण हमें मिलता है, सबसे पहला उदाहरण हमें फ्रांस से ही मिलता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर दिया। जो फ्रांसीसी हुआ उसने क्या किया, फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो बिल्कुल वहाँ राजतंत्र था और उसको उसने समाप्त कर दिया। और जो प्रभु सत्ता है यानी कि जो सत्ता की बागडोर है वो फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी, वो जो है फ्रांसीसी नागरिकों को सौंप दी यानी वहाँ की जनता को सौंप दी यानी। और इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश शासन का राज था। और ये जो क्रांति फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, उसके पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का जो है जिसमें कोई अंकुश ना हो, वैसे राजा का यानी अत्याचारी राजा, अपने मन से करने वाला राजा के हाथ में था। जिसका नाम क्या था, याद कीजिए, जिसका नाम क्या था, लुई 16 था, लुई 16वां था। अब है सामूहिक पहचान बनाने में उठाए गए कदम। देखिए, लोगों में जैसे थी उस समय जो है वो लोग जो थे उस समय ना, मतलब उनके अंदर जो है ना देशभक्ति नाम की चीज़ नहीं थी। वे ऐसे सोचते थे ना कि मतलब हम इसीलिए पैदा हुए हैं, हम पर ये शासन करते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी में खुश थे, उनको मतलब जो है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम, उनके अंदर जो थी राष्ट्रवाद यानी देशभक्ति की भावना नहीं थी। वो जिस प्रकार रहते थे उसी प्रकार रहना चाहते थे, एक दूसरे से अलग अलग बटे हुए थे, वो एक दूसरे से अलग ही बटे रहने चाहते थे। और उनको जो है आदत पड़ गई थी उस चीज़ की। लेकिन जो है जो क्रांतिकारी लोग थे, जो इसमें दार्शनिक लोग थे, तो उन्होंने किस तरह से जो है उनके अंदर सामूहिक पहचान की भावना को उत्पन्न किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या प्रयास किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब है, प्रत्येक राज्य को एक स्टेट जनरल चुना गया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। और उस स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। उन्होंने क्या किया कि फ्रेंच भाषा को जो है राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। यानी जब फ्रेंच भाषा जो है, जो फ्रांस की जो मुख्य भाषा थी फ्रेंच भाषा, उसको जो है राष्ट्रभाषा जब घोषित हुआ, यानी इससे जो है लोगों के बीच में एक सामूहिक पहचान बने कि भाई हमारी भाषा क्या है, हमारी फ्रेंच है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फ्रेंच से जुड़े और उससे जो है उनके अंदर समानता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तीसरा उन्होंने क्या किया कि एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। उन्होंने जो है एक प्रशासनिक यानी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जिसके सबको समान कानून का अनुभव हो, जिसमें जो है सबको एक समान कानून का अनुभव हो, यानी सभी व्यक्तियों को एक समान कानून का अनुभव हो। तभी तो व्यक्ति एक दूसरे को एक दूसरे से जुड़ा हुआ समझेंगे। नहीं तो अगर आपके लिए अलग कानून हो, हमारे लिए अलग कानून हो, तो हमारे बीच में बहुत सारी दरारें आ सकती है, आएगी। मतलब हम आपको जो है एक अलग नज़रिए से देखेंगे, हम आपको एक दूसरे कल्चर के नज़रिए से देखेंगे, बिल्कुल हमारे बीच में जो है एक जैसा कुछ नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार जो है वहाँ पहले ऐसा ही था, लेकिन उसके बाद जो है क्रांतिकारियों ने क्या किया कि एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जिसमें सभी को समान दिखाया गया। अब है, आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया। उसके पहले क्या था, फ्रांसीसी क्रांति के पहले क्या था कि अगर फ्रांस में आपको एक स्टेट से यानी एक छोटे से कस्बे से दूसरे छोटे से कस्बे में जाना हो, छोटे से नगर से दूसरे छोटे से नगर में जाना हो, तो आपको कर देना पड़ेगा। यानी आपको हर एक नगर से दूसरे नगर में जाने के लिए सीमा पर आपको कर देने पड़ेंगे। तो उसने क्या किया, जब फ्रांस गणतंत्र हुआ यानी जब फ्रांस में क्रांति हुई, उसके बाद जब फ्रांस सीसी क्रांति के बाद जो है वहाँ का राजा हट गया और जब वहाँ की जनता आ गई, तो उसने क्या किया कि सभी सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया और भार तथा माप की एक समान व्यवस्था लागू कर दी। यानी भार यानी नापने तौलने की जो है एक समान व्यवस्था लागू कर दी। यानी उसके पहले क्या था कि सीमा शुल्क तो देने ही पड़ते थे, तथा अलग अलग जो थे कस्बे उसके अलग अलग नापने की इकाई थी। यानी अगर आप यहाँ मापें तो 1 किलो जितना पड़ता है, 1 किलो चीनी आपको यहाँ जितना मिलेगा, दूसरे राज्य में हो सकता है उससे थोड़ा सा कम ही मिले, या फिर तीसरे में हो सकता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए। तो इससे क्या होता था कि लोगों को अंदाज़ा लगाने में बहुत मुश्किल हो जाता था कि यहाँ किस प्रकार हम कितना ले जाएं, कितना नहीं ले जाएं, हमें कितना फ़ायदा होगा, कितना नहीं होगा। तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद क्या किया कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क पर समाप्त कर दिया गया तथा भार तथा माप की एक समान व्यवस्था
लागू की गई। अब है स्कूल तथा कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया। वहाँ जो क्या है, स्कूल तथा कॉलेज के जो छात्र थे उन्होंने एक क्लब का गठन किया, जिसको नाम क्या दिया, जैकोबिन क्लब। बताइए इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन हुआ था 1793 ईस्वी में। और है, फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए, जिसकी राष्ट्रवादी भावना बढ़ती चले। और फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर क्या किया कि हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए। फ्रांस की आर्मी ने अपनी आर्मी को जो है हर एक विदेशी क्षेत्र में भेज दिया, हर एक दूसरे देशों में भेज दिया, ताकि इससे क्या हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी जो है राष्ट्रवाद की जो धारणा को है फैला सके, देशभक्ति को फैला सके, लोगों को बता सके कि हम जो है एक है, हमें जो है एक देश के लोग हैं। इससे क्या है, उनके अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ती चली गई इसी प्रकार से। अब है, पढ़ेंगे नेपोलियन का शासनकाल। हमने पिछले पढ़ा नेपोलियन की नागरिक संहिता, यानी नेपोलियन की संहिता, और नेपोलियन का अंत कब हुआ, उसको किन किन देशों ने मारा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे नेपोलियन का शासनकाल, यानी उसने अपने शासनकाल में क्या क्या किया। तो जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र स्थापित कर दिया। देखिए, जब एक चीज़ आपको याद रखनी है, नेपोलियन बहुत ही जो है वहाँ का एक क्रांतिकारी लीडर था। लेकिन जब 1789 में जब है फ्रांस आज़ाद हुआ, तो उस समय जो है फ्रांसीसी नागरिक उस समय जो है गणतंत्र घोषित हुआ, यानी एक तरह से लोकतंत्र था, प्रजातंत्र था, लोगों का शासन था वहाँ पर। लेकिन जब नेपोलियन आया, जब नेपोलियन फ्रांस का चांसलर बना, तो उसने क्या किया, उसने अपना शासन चलाना शुरू किया। तो उसने प्रजातंत्र को हटाकर उन्हें राजतंत्र में स्थापित कर दिया। फिर से उसने उसी प्रकार कर दिया जिस प्रकार लुई 16 ने किया था, उसी प्रकार उसने भी राजतंत्र को स्थापित कर दिया। नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता 1804, उसने क्या लाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने क्या लाया, नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता, जो कि कितने में आई थी, जो कि 1804 ईस्वी में आई थी। उसको क्या कहते थे, नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता। अब कानून के समझ सबको बराबर रखा गया। उसने जो अपनी बहुत सारी नागरिक संहिता लाई, उसमें क्या किया, उसने कानून के समझ सबको बराबर रखा। आपने पीछे पढ़ा कि कानून का समझ उसने सबको बराबर रखा, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया, भू दासत्व यानी भूमि जो फ्रांसीसी जो 1804 से पहले जो था, जो किसान थे वो एक तरह से दास थे, ज़मीन के मालिकों के दास थे, उनको करना ही पड़ता था, चाहे उनकी स्थिति जिस तरीके की हो, मालिक जिस तरह का भी पगार देता हो, लेकिन उनको जो है करना पड़ता था, वो उनके दास थे यानी नौकर थे। और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई, और जो है जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिला दी। अब है जागीरदारी, आप में से बहुत सारे लोगों को जागीरदारी समझ में नहीं होगी जी, मुझे भी नहीं आई समझ में। तो चलिए हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। जागीरदारी क्या है कि इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों के द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जागीरदारी क्या थी कि इसके तहत जो किसान उपजाते थे, तो अपने ज़मीनों का कुछ हिस्सा, किसान हो या फिर उद्योगपति हो, कोई भी सामान उपजाते थे, तो कोई भी सामान बनाते थे, तो अपने सामान का कुछ हिस्सा जो है कर के रूप में जो है सरकार को देना ही पड़ता था, सरकार को देना पड़ता था। उसी को क्या कहते थे, जागीरदारी, यानी जो सरकार को कर के रूप में देना अनिवार्य था, टैक्स, उसको ही जागीरदारी कहते थे। नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जब नेपोलियन आया तो उसके समय में व्यापार का आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। उसने क्या किया कि जो व्यापार था, उसने मतलब वो एक तरह से वो समझ गया कि जो अब हमें, अगर हमें फ्रांस को जो है एक जो है विकसित देश बनाना है, तो हमें सबसे पहले अपना जो है व्यापार का स्ट्रक्चर बदलना होगा। जिस तरह से पहले चलता आ रहा है व्यापार, उस तरह को ख़त्म करना होगा। एक जो है रास्ते बहुत ही अच्छे करने पड़ेंगे, यानी कि आने जाने का जो है रास्ता वो जो है अच्छा करना पड़ेगा, ताकि हर एक क्षेत्र में जो है वो पहुंच सके सभी लोग अपने सामानों को बेचने के लिए। व्यापार में आवागमन उसी को कहते हैं। संचार में बहुत ज़्यादा विकास उसने किया। उसने मतलब एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह जाने आने के लिए बहुत ज़्यादा विकास किया। क्योंकि बहुत ही मतलब एक ये तो है कि अगर व्यापार आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास संचार का अच्छा साधन हो। आप इधर से आ सकते हैं, उधर से जा सकते हैं, अगर आपके गांव में रोड अच्छी है तभी आप बाज़ार रोज़ जा सकते हैं, रोज़ आ सकते हैं, अन्यथा आप जो है नहीं जा आ पाएंगे, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये है। अब है, राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अब क्या है कि राष्ट्रवादी विचार, यानी जब नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन जो था
वो जब प्रजातंत्र थी, लेकिन उसने आकर जो है फिर से क्या कर दिया, राजतंत्र कर दिया। हालांकि उसने कुछ क्रांतिकारी बदलाव किए थे राजतंत्र करने के बाद, कुछ अच्छा किया था, प्रशासनिक व्यवस्था को और आसान बना दिया, सबको समानता दी, जागीरदारी से मुक्ति कर दी, भू दासत्व से मुक्ति कर दी, संघ से आज़ादी दिलवा दी, मतलब मुक्ति दे दी। लेकिन इसके बाद भी जो है कुछ लोग जो थे उसी प्रकार को जो है मानते थे, प्रजातंत्र को ही अच्छा मानते थे। क्योंकि वो प्रजातंत्र के लिए लड़ाई लड़े और कोई शासक आके फिर से राजतंत्र कर दे, तो उनको डर था कि कहीं इसके जो है बिल्कुल एक तरह से जो है राजतंत्र में हमेशा भय बना होता है, क्या पता कब राजा का, उसमें जो है राजा का इकलौता शासन होता है, तो राजा का जो है अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो नेपोलियन को भी ये डर था, तो उसने क्या किया, राष्ट्रवादी विचारों को बांटने के लिए यानी देशभक्ति विचारों को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिए। उसने जो है ये सारे काम जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही जो है गलत किया उसने। अब है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप, अभी तो हम फ्रांस के बारे में पढ़ रहे थे, फ्रांस में जो है राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन अब हम यूरोप में पढ़ेंगे कि यूरोप में किस तरह से हुआ राष्ट्रवाद का विस्तार। तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए सामूहिक पहचान, किसी भी राष्ट्र के जो है निर्माण के लिए क्या है, सामूहिक पहचान, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का सम, समान होना जरूरी है। किसी भी राष्ट्र यानी किसी भी देश के निर्माण के लिए सामूहिक पहचान होनी चाहिए लोगों में, सांस्कृतिक परंपरा होनी चाहिए और इन सब का समान होना चाहिए। यूरोप में अलग अलग समाज था, लेकिन अगर हम यूरोप में देखें तो वहाँ यूरोप में बहुत ही अलग अलग तरह के समाज थे। जैसे हैम्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। जैसे कि जो है हैम्सबर्ग, यानी हैम्सबर्ग यूरोप का ही एक क्षेत्र था। तो वहाँ क्या था, वहाँ के जो लोग थे बहुत ही जटिल थे, जटिल तरह के से उनका बंटवारा था। यानी कुछ लोग अंग्रेजी बोलते थे, कुछ लोग जर्मन बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे, इटली बोलते थे, आदि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो ये हो जाता है कि जब एक क्षेत्र में बहुत ही अलग अलग भाषाएं होती है, तो वहाँ जो है लोगों के बीच में जो है आपसी मनमुटाव होते रहते हैं। तो इस तरह जो है यूरोप में राष्ट्रवाद एक बहुत ही जटिल सा प्रक्रिया था। अभी यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी से पहले किस प्रकार की थी। अगर हम देखें कि 19वीं शताब्दी से पहले यूरोपीय समाज की संरचना किस प्रकार थी, तो यूरोपीय समाज समान रूप से दो भागों में विभाजित था। 18वीं 19वीं सदी से पहले जो था यूरोपीय समाज जो था दो भागों में विभाजित था। पहला था उच्च वर्ग यानी कुलीन वर्ग, दूसरा था निम्न वर्ग यानी कृषक वर्ग। हम ये फ्रांसीसी क्रांति में भी पढ़ा। हम मतलब यूरोप की अगर बात करें तो वहाँ दो तरह के प्रमुख वर्ग थे, पहला कुलीन वर्ग, दूसरा निम्न वर्ग। ये जो था यूरोपीय समाज थी 19वीं सदी से पहले, 19वीं शताब्दी से पहले। उच्च वर्ग कुलीन था। इसमें जो था इसमें अगर हम बात करें तो उच्च वर्ग कौन था, उच्च वर्ग जो था वो कुलीन था। उच्च वर्ग कौन था, कुलीन था। इनकी जनसंख्या कम थी। कुलीनों की थी यूरोप में जनसंख्या कम थी, लेकिन फिर भी ये उच्च वर्ग थे यानी अमीर वर्ग थे। उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाला, ये जो था उच्च वर्ग तो था ही, लेकिन वर्चस्व, वर्चस्व क्या होता है कि किसी एक समूह पर अपने अपने जो थे अपने मन मुताबिक, अपने मन मुताबिक शासन करना, अपने मन मुताबिक उस पर थोप देना, तो उसको कहते हैं वर्चस्व जमाने वाला। जमींदारी यानी ढेर सारे खेतों के मालिक, जो ये जो थे ये बहुत सारे खेतों के मालिक थे। हमने अभी पढ़ा कि ये जो थे बहुत सारे खेतों के क्या थे, मालिक थे। जमींदारी यानी ढेर सारे खेतों के मालिक। अब सभी अधिकार दिए जाते थे इनको, जो है कुलीन वर्ग को जो है हमने पढ़ा जमीन कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, जैसे जन्म पर आधारित अधिकार थे और भी बहुत सारे अधिकार थे। अब है निम्न वर्ग कृषक वर्ग। हमने उच्च वर्ग के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब हम निम्न वर्ग के बारे में पढ़ते हैं कि ये किस इनकी जनसंख्या, इनका जो है किस प्रकार की स्थिति थी इनकी यूरोप में। तो ये जो थे इनकी जनसंख्या एक तो अधिक थी, निम्न वर्ग थे, कृषक वर्ग थे, यानी जो खेती किसान जो थे वो निम्न वर्ग में आते थे। उच्च वर्ग में तो रॉयल फैमिली यानी कुलीन वर्ग आ जाते थे। ऊंचे जमीन जो अमीर आदमी थे, जो कि राजा की फैमिली से आ जाते थे, ये सब कुलीन वर्गों में आ जाते थे, ऊंचे जाति वाले। लेकिन निम्न वर्ग में किसको रखा गया था, किसानों को रखा गया था। तो ये क्या था कि इनकी जनसंख्या अधिक थी, इनकी तो सबसे पहले जनसंख्या अधिक थी। निम्न वर्ग तो थे ये जमीनहीन, यानी कि जो किसानों के पास थी उस समय जो थी यूरोप में जो है निम्न वर्ग को तो जमीन दिया ही नहीं गया। आपको आपको ये याद रखना है कि उस समय जो है किसानों को तो ज़मीन बिल्कुल दिया ही नहीं गया था, यानी जो निम्न वर्ग थे उनके पास ज़मीन नहीं थी, ये किराए पे रहते थे।
किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे, निम्न वर्ग को जो है किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे, यानी यूरोपीय समाज असमान रूप से विभाजित था। ये देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट है कि उस समय जो था यूरोपीय समाज असमान रूप से विभाजित था, यानी एक समान नहीं थी, वहाँ बहुत ही अलग अलग तरह की विभिन्न तरह की जो थी सामाजिक बनावट थी। अब है 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जोड़ा गया, वह नया वर्ग था मध्य वर्ग। लेकिन जब 19वीं सदी यानी 1800 के बाद जो है 19वीं सदी, उसी को कहते हैं अभी क्या, अभी अगर अभी की वर्तमान की बात करें तो अभी 21वीं सदी चल रही है, जैसे 2020 है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे 21वीं सदी, बिल्कुल 21वीं सदी तो चल रही है, 21वीं सदी ही तो आने वाला। तब तो अब 18वीं सदी यानी 1800 के बाद जो है यानी 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, एक नया वर्ग जुड़ गया, वह था मध्य वर्ग। उसका नाम क्या था? मध्य वर्ग, यानी वो मध्य वर्ग को ही नया वर्ग कहते हैं, जिसको हम उदारवादी के रूप में पढ़ते हैं, उदारवादियों को ही मध्य वर्ग कहते हैं। अब ये मध्य वर्ग तो ये थे क्या? ये नया मध्य वर्ग जो था ये क्या थे? इनमें सभी पढ़े लिखे लोग आते थे। जो मध्य वर्ग थे उसमें जो थे सभी पढ़े लिखे लोग आते थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि, यानी जितने भी पढ़े लिखे लोग। आपको ध्यान ये रखना है कि जो मध्य वर्ग थी वो भी निम्न जाति की में आती थी। मध्य वर्ग जो थी वो भी निम्न जाति में ही आती थी, उनको भी जो थे कोई विशेषाधिकार नहीं थे, लेकिन जो थे वो अब पढ़ाई लिखाई उनके अंदर जागरूकता फैली। वो जो मध्य वर्ग थे यानी वो जो मध्य वर्ग थे नहीं, मध्य वर्ग तो बनना पड़ा, यानी जब वो पढ़ें तो जो पढ़ाई लिखाई करके जिनके अंदर जागरूकता फैली उनको मध्य वर्ग का नाम दे दिया। ऐसे थोड़ी कि जन्म से थोड़ी वो मध्य वर्ग थे, जिनके अंदर जागरूकता फैली, जिन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की, तो वो लोग मध्य वर्ग के अंदर आ गए। इसमें पढ़े लिखे लोग जैसे शिक्षक थे, डॉक्टर थे, उद्योगपति थे, व्यापारी, यानी एक तरह से कह सकते हैं ये सभी समृद्ध ही थे, लेकिन इनको कुछ विशेषाधिकार नहीं किए गए थे। पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समाज कानून की मांग की। अब वो पढ़े थे इसीलिए उनके अंदर जागरूकता है, बिल्कुल एक शिक्षित व्यक्ति के अंदर ही जागरूकता आ सकती है, क्योंकि जो अशिक्षित है वो तो जिस तरीके से रह रहा है उसी तरीके से रहना पसंद करेगा। लेकिन ये सोचे सब लोग जो थे वो शिक्षित लोग थे, उनके अंदर जो है अब उनके अंदर जो है वो उनके ऊपर जो है अत्याचार जो हो रहा था, अब उनको बर्दाश्त नहीं था, उन्होंने जो है आवाज़ उठानी शुरू कर दी, कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद। इन्होंने जो है उदारवादी राष्ट्रवाद, इनको जो है उदारवादी कहा गया। हमने अभी आपको बताया था कि मध्य वर्ग को ही उदारवादी कहा जाता है, क्वेश्चन में आ सकता है कि मध्य वर्ग को क्या कहा जाता है? उदारवादी कहा जाता है। हाँ, इन्होंने जो राष्ट्रवाद यानी उदारवादी राष्ट्रवाद इनको कहा जाता है। अब उदारवादी राष्ट्रवाद क्या था? तो इनकी क्या क्या मांगे थी? इन्होंने क्या मांग की कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कानून के समझ सब समान हो। इन्होंने कहा कि भाई कानून के समझ सबको समान रखो, चाहे वो कुलीन वर्ग हो, चाहे वो पादरी वर्ग हो, चाहे हम जैसे गरीब हो यानी निम्न वर्ग हो। सरकार के पक्षधर, उनका कहना था वो सिर्फ से सरकार के पक्षधर थे, यानी वो राजा के पक्षधर नहीं थे, वो सरकार के पक्षधर थे, यानी कि ऐसी सरकार, एक ऐसी सरकार के पक्षधर थे जो कि लोगों द्वारा चुने जाए। बाजार की स्वतंत्रता, उनका कहना था कि जो है बाजार जो खुला हो, यानी आपको ये नहीं आया वो समझिए कि बाजार की स्वतंत्रता क्या है। तो अभी हमने आपको बताया था कि उस समय जो था एक बाजार से दूसरे बाजार में जाने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता था, स्वतंत्र नहीं थी बाजार, यानी हर एक बाजार में अपनी आप वस्तुएं नहीं बेच सकते थे, आपको जो है टैक्स देना पड़ता था। आपको कुछ अपने बाजार में ही वस्तुएं बेच सकते हैं, आप अगर चाहें कि मैं इस इलाके में हूँ और उस इलाके में जाके बेच सकूँ तो बिल्कुल नहीं बेच सकते थे, आपको इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, इसके लिए टैक्स देना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें जो है बाज़ार की स्वतंत्रता रखो, यानी हम अपना माल जो है कहीं भी जाके बेच सके पूरे फ्रांस में, कि पूरे फ्रांस के किसी भी बाज़ार में, भले ही दूसरे देशों में ना जा सके क्योंकि वो उसमें टैक्स लग सकती है दूसरे, लेकिन हमारे देश में तो कम से कम हमें, हमारे राज्य में तो कम से कम हमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बेचने दो। इसी उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद के विचार सब जगह फैलने लगे, और इन्हीं सब मांगों की वजह से जो है इनके विचार जो है सभी जगह फैलने लगे, यानी कि इनके विचार जो है पूरे यूरोप में फैलने लगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो मांग है वो सबको पसंद आई, बिल्कुल कि भाई हमें बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा हो तो अच्छा हो। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, और इसी वजह से जो है 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, यानी कि हम ये फ्रांस की क्रांति की पहले की बातें पढ़ रहे हैं। इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीज़ों में पूंजी के आगमन पर, इससे इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था उसका खत्म कर दिया गया। इसके कारण जो है फ्रांसीसी क्रांति के कारण जो है एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं किया गया। यानी बिल्कुल जो बाज़ार को है वो राज्यों के बीच में तो ख़त्म कर दिया, यानी अगर आप एग्जांपल लें तो दिल्ली में जैसे आप रह रहे हैं तो दिल्ली के आप किसी भी बाज़ार में जाके आप बेच सकते हैं, लेकिन
वही अगर आप चाहें कि उत्तर प्रदेश के बाज़ार में जाके हम अपना माल बेचें तो आपको सीमा शुल्क देने पड़ेंगे, यानी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जो बॉर्डर है वहाँ पर आपको टैक्स देने पड़ेंगे। तो ये था, लेकिन बाज़ार को मुक्त कर दिया, लेकिन मतलब बाज़ार को मुक्त किया, लेकिन जो बाज़ार मुक्त होने से पहले क्या था, 1789 यानी फ्रांसीसी क्रांति से पहले क्या था कि आप दिल्ली के जैसे एक प्रॉपर इलाके में है तो उसी इलाके में बेच सकते हैं। आप अगर चाहें कि दिल्ली के किसी दूसरे इलाके में जाके बेचें तो आप नहीं बेच सकते, ये है। अब है इसके लिए संगठन बनाया गया, इसके लिए क्या है, संगठन बनाया गया जिसका नाम था ज़ॉलबेराइन। अब जो है बाज़ारों में एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में जाने के लिए जो है, बेचने के लिए जो है, इसके लिए संगठक बनाया गया जिसका नाम क्या था, ज़ॉलबेराइन। जिसका नाम क्या था, ज़ॉलबेराइन। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि ज़ॉलबेराइन क्या था, तो एक जर्मन शुल्क संघ था ये। जितने जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया। जो ज़ॉलबेराइन जो संगठन था उसने क्या किया कि जितने भी शुल्क थे, शुल्क अवरोध थे, जितने भी यानी शुल्क लगते थे एक जगह से दूसरे राज्यों में यानी दूसरे इलाकों में जाने के लिए, उसको इसने समाप्त कर दिया। मुद्राओं की संख्या मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। इससे पहले 30 से ज़्यादा था, यानी ये भी आपको नहीं आएगा समझ में। इसमें क्या था, यानी एक इलाके से दूसरे इलाके में आप जाते हैं तो आपको जो है, आपको पता है कि हमने आगे पढ़ी थी माप तौल की अलग अलग इकाई थी एक इलाके में दूसरे इलाके के लिए। तो उस समय जो थे मुद्रे भी अलग अलग थे। अगर आप एक इलाके में हैं, आप अगर दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ की मुद्रा अलग है, आपको वहाँ की मुद्रा का मान अलग है, वहाँ की मुद्रा की वैल्यू अलग हो। जैसे एक तरह से हम कह सकते हैं रुपया और डॉलर का अंतर पड़ सकता था उस समय, कम हो ज़्यादा हो जो भी है, लेकिन अलग अलग होते थे, जैसे आज एक देश और दूसरे देश के होते हैं। तो जो ये ज़ॉलबेराइन जो संघ बना, उसने क्या किया, बहुत संघ बना यानी बहुत सारे क्षेत्रों को मिलाकर बना, और उन क्षेत्रों में इसने क्या किया कि सीमा शुल्क को ख़त्म कर दिया। और जो मुद्रा थी वो सभी क्षेत्रों में सिर्फ 2 कर दी। पहले 30 था, यानी कि लोगों को जो है वो 30 तरह की मुद्राओं का आदान प्रदान करना पड़ता था, लेकिन अब जो है 2 तरह की मुद्रा से काम चल जाता था। दोनों तरह की मुद्रा, अगर आप में से दोनों में से कोई एक भी हो तो आपका जो है माल बिक जाता था। अब है नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे। अब है नेपोलियन के समय क्या था कि जिनके पास जो पुरुष थे और जिनके पास धन था वही वोट दे सकते थे। आपको याद रखना है, जब नेपोलियन ने जो है सरकार को वोट देने का अधिकार किया था, लेकिन उसने क्या किया कि जो पुरुष थे, यानी पुरुष थे, महिलाओं को तो उसने दिया ही नहीं, लेकिन पुरुष में भी जो लोग टैक्स देते थे उन्हीं को सिर्फ जो है वोट देने का अधिकार था। अब हम पढ़ेंगे ज़ॉलबेराइन जो भी जर्मन शुल्क संघ था, तो उसके बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं। तो ज़ॉलबेराइन क्या था, ये एक जर्मन शुल्क संघ था जिससे अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। जिसमें क्या था, अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रेसा की पहल पर स्थापित हुआ। ये आपको याद रखना है। इसका स्थापना कब हुआ, 1834 में हुआ था ज़ॉलबेराइन की स्थापना, यानी 1834 में। आप याद करो, ज़ॉलबेराइन की स्थापना 1834 किसके पहल पर हुई थी, प्रेसा के पहल पर हुई थी। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को भी समाप्त कर दिया गया। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें जो है विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, और जो मुद्रा थी उनकी संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 20 से भी अधिक थी। जो पहले 20 यानी नहीं, यहाँ पर गलत प्रिंट है, यहाँ 30 होगा, 30 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। यह संघ जो था जर्मनी के आर्थिक एकीकरण यानी कि जो है आर्थिक यानी कि करेंसी यानी पैसे के एकीकरण का प्रतीक था। रूढ़िवाद, रूढ़िवाद के बारे में पढ़ते हैं। रूढ़िवाद 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। जब हमने अभी पढ़ा कि जैसे जब फ्रांस किसी की क्रांति खत्म हुई तो उसके बाद जो है रूढ़िवाद बिल्कुल उदारवादी हुई, उसके बाद प्रजातंत्र आया। लेकिन जब नेपोलियन की हार हुई तो उसके बाद फिर से फ्रांस में रूढ़िवाद आ गया। फिर से जो है पुराने जिस तरह से चलते आ रहे थे राजा वाला सिस्टम, फिर से वही हो गया। हालांकि नेपोलियन ने भी राजतंत्र किया, लेकिन उसने, अभी हम ऊपर यही तो पढ़ रहे थे कि उसने कुछ बदलाव किए। उसने एक तरह से राजतंत्र किया, परंतु उसमें लोगों की भी एक तरह से भागीदारी थी। लेकिन जब उसको हरा दिया गया, नेपोलियन की जब हार हुई 1815 में वाटरलू के युद्ध में, उसके बाद जो है, जो हमने वियना की संधि पढ़ी थी, उसके बाद क्या किया हुआ कि फिर से जो है रूढ़िवाद जो है ला दिया गया फ्रांस में। अब है 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया। इसके लिए ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन ने मिलकर काम किया। इसके लिए ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन ने मिलकर काम किया। इसकी लड़ाई कब हुई थी, वाटरलू की लड़ाई में, बिल्कुल मैंने जो अभी आपको बताया। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थानों और परिवारों को बनाए रखने चाहते थे। इसके बाद क्या है
कि जब नेपोलियन को हराया गया तो यूरोपीय सरकार क्या चाहती थी कि जो हमारा पारंपरिक जो है हमारा पुराने समय से चलता आ रहा कानून था उसी को ला दिया जाए, राजतंत्र को ला दिया जाए, जो हमारी पहले की व्यवस्था थी उसी को ला दिया जाए और उसी को जो है कायम किया जाए, यानी उस चाहते थे यही। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे सबको ख़त्म कर दिया। अब इसके लिए जो है नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए थे उसको जो है ख़त्म कर दिया और इस चीज़ के लिए समझौता किया गया जिसका नाम था वियना समझौता या वियना संधि, और उसी को ख़त्म करने के लिए एक समझौता हुआ सर इन चारों देशों में, क्योंकि चारों देशों ने मिलकर जो है उस पर आज़ादी ली थी, उसको हराया था, इसलिए चारों का हक था, तो चारों आपस में मिलकर ही कोई भी फैसला लेते, तो यही फैसला लेने के लिए जो है वियना में संधि हुई थी और इसी को क्या कहते हैं, वियना समझौता या फिर वियना संधि। अब इस संधि के तहत 3 मुख्य निर्णय लिया गया। जो संधि हुई तो उसके तहत जो है 3 मुख्य निर्णय लिया गया। पहला था फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिया गया। जो फ्रांस की सीमाएं थी वहाँ पर कई राज्य कायम कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके। जो संधि हुई उसमें क्या क्या फैसले लिए गए ये आप पढ़ते हैं। तो संधि में पहला फैसला क्या था कि पहला था फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए। फ्रांस की सीमाएं जो थी उस पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि जो है भविष्य में जो है फ्रांस कभी भी विस्तारवाद नीति ना अपना सके। यानी जब आपके पड़ोसी में बहुत सारे राज्य कायम कर दिए गए, पहले तो क्या था छोटे छोटे जो थे कस्बे थे, यानी हमने पढ़ा यही कि उनके आपस में एकता नहीं थी, इसलिए जो है उनका जो है आपस में उसको एक में मिला लेता था नेपोलियन।